आज हम पढ़ेंगे NIOS की इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है 318। और आज हम इसके 5वें चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सांख्यिकी। अर्थ, विषय क्षेत्र और अर्थशास्त्र में इसकी आवश्यकता, जो कि क्लास 12th का एक चैप्टर है NIOS का। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। इसमें किसी देश की जनसंख्या को, जैसे देश में अमीर कितने हैं या गरीब कितने हैं, संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिन आंकड़ों को हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं उसे ही हम सांख्यिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी बहुवचन के रूप में। इसका उत्तर है बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ अंकों में व्यक्त की गई सूचनाओं से है। यानी कि जिन अंकों को, जिन सूचनाओं को अंकों में व्यक्त किया जा सकता है उसको ही हम सांख्यिकी बहुवचन के रूप में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्यिकी एकवचन के रूप में। सांख्यिकी से अभिप्राय एकवचन के रूप में सांख्यिकी विधियों से है। इन विधियों द्वारा किसी भी जनसंख्या, साक्षरता आदि का पता चलाया जाता है। काउडेन के अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करने, प्रस्तुतिकरण करने, विश्लेषण करने तथा उनके निर्णय निर्वचन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। सांख्यिकी एकवचन के रूप में इसका मतलब ये है कि जिस सांख्यिकी में विधियों का प्रयोग किया जाता है उसको हम एकवचन के रूप में सांख्यिकी कहते हैं। विधियों का बहुत सारा यूज़ होता है, जैसे संख्याओं के लिए, जनसंख्या के लिए, साक्षरता के लिए। और जो विधियां हैं हम उसको आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो काउडेन ने क्या बोला कि सांख्यिकी को संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रह के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, हम प्रस्तुतिकरण के रूप में यूज़ कर सकते हैं, विश्लेषणात्मक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और निर्वचन से संबंधित विज्ञान को हम सांख्यिकी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सांख्यिकी का मतलब वो होता है जिसमें सूचनाओं को अंकों में व्यक्त किया जाए, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि दिल्ली में 2.5 करोड़ जनता है, ये तो शब्द हो गए। अगर इसको हम अंकों में लिख देंगे, दिल्ली में 2.5 करोड़ जनता है, तब हम उसके सांख्यिकी कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांख्यिकी की बहुवचन संख्या अथवा समंकों के रूप में विशेषता है। यानी कि सांख्यिकी की विशेषताएं कौन सी होती हैं। पहला पॉइंट है तथ्यों के समूह। किसी एक मद को सांख्यिकी में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी एक मद से किसी भी जगह का या स्थान का परिणाम नहीं निकाला जा सकता है, और ना ही एक मत से किसी भी प्रकार की तुलना की जा सकती है। इसका मतलब ये है सांख्यिकी में सिर्फ एक से ज़्यादा चीज़ों को ही शामिल किया जाता है, एक से ज़्यादा मदों को शामिल किया जाता है, क्योंकि एक चीज़ से किसी का कंपेयर तो होगा नहीं, किसी चीज़ की तुलना हो नहीं सकती। एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 2 से अधिक चीज़ों को सांख्यिकी में जोड़ा जाता है, क्योंकि उनकी तुलना की जा सकती है। इसलिए तथ्यों के समूह में उनको जोड़ा जाता है। सांख्यिकी में क्या होना चाहिए, समूह होना चाहिए किसी चीज़ का, तभी हम उसको सांख्यिकी कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट है संख्याओं में व्यक्त करना। सांख्यिकी को संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और गुणात्मक तत्वों जैसे छोटा बड़ा, अच्छा बुरा आदि को सांख्यिकी में शामिल नहीं किया जाता है। सांख्यिकी को संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब किसी के गुणों को तो संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे कि किसी क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर हम उसमें देखें कि या 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है संजू, एक का नाम है मंजू, अगर उन दोनों में से कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसको हम क्वांटिटी में या अंकों में नहीं लिख सकते। इसलिए संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते हम सांख्यिकी को। और यानी कि गुणात्मक तथ्यों को
हम सांख्यिकी में नहीं जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है उचित मात्रा में शुद्धता। सांख्यिकी को एकत्रित करने के लिए या किसी सांख्यिकी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए शुद्ध आंकड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। इन आंकड़ों को अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर हम किसी चीज़ को, किसी मदों को सांख्यिकी में जोड़ेंगे या किसी जानकारी को सांख्यिकी में जोड़ना चाहते हैं तो उसका शुद्ध होना ज़रूरी है, यानी कि ऐसे आंकड़े हों, ऐसी जानकारी हो जिसमें कोई फेरबदल ना की गई हो, यानी कि उससे छेड़खानी ना करी गई हो, तभी हम उचित आंकड़ों को, शुद्ध आंकड़ों को ही सांख्यिकी में जोड़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है गणना तथा अनुमान। यदि अनुसंधानकर्ता को एक बड़ा इलाका इकट्ठे करने के लिए दिया जाता है, आंकड़े इकट्ठे करने के लिए दिया जाता है, तो वह आंकड़े कभी कभी अनुमान लगाकर ही प्राप्त करता है। इसलिए जब अनुसंधानकर्ता को एक बड़ा इलाका दिया जाता है तो वो सिर्फ अनुमान लगाता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ लोग वैसे होंगे। इसलिए सांख्यिकी के लिए तो क्या है, शुद्धता जरूरी है। फिफ्थ पॉइंट है पूर्व निश्चित उद्देश्य। यदि हम बिना किसी उद्देश्य के किसी इलाके की जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे केवल संख्या इकट्ठा करना कहा जाएगा, सांख्यिकी नहीं, क्योंकि सांख्यिकी प्राप्त करने के लिए उद्देश्य का होना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि यदि हम सांख्यिकी के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसका उद्देश्य होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ के लिए हम बिना फालतू में अगर आंकड़े इकट्ठे करें, लोगों को गिने या कितने लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, ऐसे ही गिने अपने टाइम पास के लिए, तो उसको हम सांख्यिकी नहीं बोल सकते। सांख्यिकी में उद्देश्य का होना ज़रूरी है, जैसे कि किसी संस्था द्वारा आंकड़े इकट्ठे करवाना, क्योंकि उनका कोई पर्पस होता है। सिक्स्थ पॉइंट है एक दूसरे से संबंधित होना। सांख्यिकी में दो समंकों के बीच में या मदों के बीच में तुलना का होना ज़रूरी है। यदि दो या दो से ज़्यादा मद होंगे तभी हम उसको सांख्यिकी में जोड़ेंगे, क्योंकि सांख्यिकी में तुलना का होना ज़रूरी समझा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांख्यिकी की सीमाएं। सांख्यिकी की सीमाएं क्या हैं? पहला पॉइंट है इसके द्वारा केवल संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, हम जिन चीज़ों को हम अंकों में, जिन तथ्यों को हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं उसको ही हम सांख्यिकी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसके द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़े औसतन सत्य होते हैं। जो सांख्यिकी में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वो शुद्ध होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। थर्ड पॉइंट है इसके द्वारा केवल समूहों का अध्ययन होता है। क्योंकि एक व्यक्ति से सांख्यिकी प्राप्त नहीं की जा सकती, सांख्यिकी में नहीं जोड़ सकते, इसमें समूहों का होना ज़रूरी है, यानी कि इसमें किसका दो या दो से ज़्यादा या ग्रुप के बारे में स्टडी की जाती है, तभी हम उसको सांख्यिकी में जोड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका प्रयोग केवल विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, किसी भी आम व्यक्ति द्वारा सांख्यिकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग विशेषज्ञ करते हैं जिनको पता है इसका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है ये अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। पहला पॉइंट है आर्थिक समस्याओं का परिणाम निकालना। अर्थशास्त्र में विभिन्न समस्याओं जैसे बेरोजगारी या कीमत वृद्धि या घटते हुए निर्यात की समस्याओं का परिणाम निकाला जाता है और अर्थशास्त्री इनके बारे में सबसे पहले अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए बेरोजगारी की समस्या को अर्थशास्त्री इस प्रकार दर्शाएंगे कि भारत में 30% लोग बेरोजगार हैं। यानी कि अर्थशास्त्र में समस्याओं जैसे बेरोजगारी की समस्या या कीमत बढ़ रही है या कीमत घट रही है या निर्यात बढ़ रहे हैं या आयात घट रहे हैं, तो उन सबको ही शामिल किया जाता है और उसका परिणाम निकाला जाता है। जैसे कि हमने उदाहरण में पढ़ा कि अर्थशास्त्री को अगर ये लिखना है कि भारत में कितने लोग बेरोजगार हैं, तो अगर भारत में 30% लोग बेरोजगार हैं तो वह अंकों में लिखा जाएगा। सेकंड पॉइंट है अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं। अर्थशास्त्री एक बार समस्या का परिणाम निकालने के बाद उनमें अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलनाएं करते हैं।
यानी कि जब अर्थशास्त्री उन समस्या को समाधान कर लेते हैं, उनका रिजल्ट निकाल लेते हैं, परिणाम क्या हो रहा है, तो बाद में उनमें अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलना करते हैं। अब ये अंतर क्षेत्रीय और अंतर समय तुलनाएं क्या होता है, तो अंतर क्षेत्रीय तुलनाएं से अभिप्राय अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य में की जाने वाली तुलना से है। यानी कि क्षेत्रों के बीच में जो तुलना की जाती है उसे अंतर क्षेत्रीय तुलना कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें अर्थशास्त्री यह पता लगाएंगे कि बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में तथा शहरी क्षेत्र में कितनी है, कि गांव में ज़्यादा बेरोजगारी है या शहरों में ज़्यादा बेरोजगारी है। तो ये हो जाता है अंतर क्षेत्रीय तुलनाएं। फिर सेकंड है अंतर समय तुलनाएं। किसे कहते हैं? अंतर समय तुलनाएं से यह अभिप्राय है कि समय के साथ साथ किसी समस्या के विस्तार के साथ कितना परिवर्तन हुआ। यानी कि माना कि 2017 या 18 में कितने लोग बेरोजगार थे और 2019 में कितने लोग बेरोजगार हैं, तो समय के साथ साथ इसमें तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में समय के साथ साथ बेरोजगारी या अन्य किसी समस्या में कितना परिवर्तन आया। जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 में कितने लोग बेरोजगार थे और 2019 में कितने हैं, तो ये अंतर समय तुलनाएं होती है। थर्ड पॉइंट है आंकड़ों के कारण, परिणाम तथा उसका उपचार ज्ञात करना। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री आंकड़ों के समूह के बारे में, उसका कारण तथा परिणाम ज्ञात करने के बाद वह उसमें आ रही समस्या का उपचार भी करते हैं। जब उनको पता चलता है परिणाम क्या निकला है उसका या उसकी समस्या क्या है, तो क्या करते हैं वो उसमें उसका समाधान भी करते हैं, उपचार भी करते हैं उसका, यानी समस्या का समाधान करते हैं वो। उदाहरण के लिए यदि संख्यात्मक अध्ययन के द्वारा अर्थशास्त्री को यह पता चलता है कि किसी मांग में कमी के कारण निवेश में कमी आई है, तो वह मांग को बढ़ाने के विषय में सोचेगा। यानी कि समाधान कैसे कर रहा है अर्थशास्त्री इस उदाहरण में कि मांग में कमी के कारण निवेश में कमी आई है, तो वह मांग को बढ़ाने के विषय में सोचेगा, क्योंकि मांग में कमी से निवेश में कमी आ गई है, तो वह मांग को बढ़ाने के बारे में सोचेगा जिससे कि निवेश भी बढ़ जाए। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक मॉडल का निर्माण। आर्थिक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो आर्थिक महत्व के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होते हैं, तो आर्थिक सिद्धांत का मतलब होता है आर्थिक महत्व के बारे में निष्कर्ष निकालना कि वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, ये हमें पता है। फिफ्थ पॉइंट है संभावना। आर्थिक महत्व के द्वारा अर्थशास्त्री संख्यात्मक अध्ययनों के आधार पर भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को बता सकता है। इसके कारण हमें भविष्य में जोखिम से बचने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्री यह बता सकता है कि किसी वस्तु की वर्तमान कीमत के आधार पर भविष्य में उस वस्तु की कीमत में कितना परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि कई बार हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है कि अर्थशास्त्री ये बता देते हैं कि पेट्रोल के दाम कल बढ़ जाएंगे, तो किसके द्वारा बता पाते हैं? अर्थशास्त्री सांख्यिकी के द्वारा ही बता पाते हैं। तो पहले से ही संभावना बता सकते हैं, किसके द्वारा? वर्तमान कीमत के आधार पर। छठा पॉइंट है वित्त मंत्री द्वारा नीतियों का निर्माण। वित्त मंत्री संख्यात्मकों अध्ययनों के आधार पर ही करों में वृद्धि या कमी के बारे में निर्णय लेता है। वह लोगों के कर देने की क्षमता के बारे में इसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। वह करों की दर को भी निर्धारित करता है। वित्त मंत्री क्या करता है? संख्यात्मकों के अध्ययनों के आधार पर करों में वृद्धि करता है कि संख्या में के अध्ययन में कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी कमी हो रही है। वह लोगों को कर देने की क्षमता के बारे में भी सोचता है। फिर वो जितना, अगर उसे लगता है टैक्स बढ़ाना चाहिए टैक्स बढ़ाता है, अगर उसे लगता है टैक्स घटाना है तो वो उस फील्ड में टैक्स घटा देता है। अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका पहला पॉइंट है आर्थिक समस्या को समझने में सहायक। किसी अर्थशास्त्री के लिए सांख्यिकी एक ऐसा अपरिहार्य साधन है जो किसी आर्थिक समस्या को समझने में उसकी सहायता करता है। इसकी विभिन्न आर्थिक विधियों का प्रयोग करते हुए किसी आर्थिक समस्या के कारणों को मात्रात्मक तथ्यों की सहायता से खोजने का प्रयास
किया जाता है। इसमें बताया गया है कि सांख्यिकी क्या है, जिससे आर्थिक समस्या को आप समझ सकते हो। हमें पता चल सकता है सांख्यिकी से किसी देश में गरीबी कितनी है और या कितने लोग अमीर हैं, यानी कि आर्थिक समस्या का पता लगाने का साधन कौन है, सांख्यिकी है। दूसरा पॉइंट है तथ्यों का यथातथ्य तथा निश्चित रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि तथ्य जो है उसको सीधे तौर पे प्रस्तुत कर देना। सांख्यिकी किसी अर्थशास्त्री को आर्थिक तथ्यों को यथातथ्य तथा निश्चित रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाता है, जो दिए गए कथन को सही ढंग से समझने में सहायता करता है। जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी रूप में व्यक्त किया जाता है तब वे यथार्थ तथ्य बन जाते हैं, यानी कि किसी भी जानकारी को सांख्यिकी अंकों में व्यक्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट है सांख्यिकी आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करती है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटे रूप में। सांख्यिकी में ऐसी क्वालिटी है, ऐसा गुण है कि वो किसी भी आंकड़ों को एक छोटे रूप में लिख सकती है। सांख्यिकी आंकड़ों के समूह को कुछ संख्यात्मक मापों के रूप में संक्षिप्त करने में सहायता करती है। ये संख्यात्मक माप आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण में सहायता करते हैं। सांख्यिकी आंकड़ों को याद करना आसान है। अब जब किसी जानकारी को आंकड़ों में व्यक्त करोगे तो उसको क्या कर सकते हैं, याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि हमारे देश के अंदर 1,31,00,00,000 जनसंख्या है, इसको हम शब्दों की बजाय अंकों में लिखेंगे तो आसानी होगी। फोर्थ पॉइंट है सांख्यिकी आर्थिक योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में सहायता करती है। सांख्यिकी विधियां ऐसी उपयुक्त आर्थिक नीतियों के गठन में सहायता करता है जिनसे आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। सांख्यिकी के द्वारा क्या हो सकता है, आर्थिक योजनाएं बनाई जा सकती है, नीतियों का भी निर्माण किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे सांख्यिकी अध्ययन के चरण, सांख्यिकी विधियां या एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है। तो एक वचन के रूप में सांख्यिकी के अध्ययन के लिए सांख्यिकी अध्ययन के विभिन्न चरणों का ज्ञान आवश्यक है, यानी कि सांख्यिकी अध्ययन के चरण हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक वचन के रूप में। पहला पॉइंट है आंकड़े एकत्रित करना, यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करना। यह किसी भी सांख्यिकी अध्ययन का पहला चरण है। आंकड़ों को हम दो मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े अध्ययनकर्ता प्रत्यक्ष यानी कि सीधे रूप में इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। ये पहले प्रकाशित नहीं होते। द्वितीयक आंकड़े अनेक संस्थाओं आदि द्वारा किसी न किसी प्रसंगवश संकलित जानकारी में से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी प्रकाशित आंकड़े हैं। द्वितीयक आंकड़े हैं ये सारे जिसे हम इकट्ठा करते हैं। फिर है आंकड़ों का संगठन। एकत्रित समंकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे कि विशाल समंकों से आवश्यकता अनुसार तुलना और विशेष विश्लेषण में सहायता मिल सके, आंकड़ों का संगठन कहलाता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विधि आंकड़ों का उनके गुणों पर आधारित वर्गों में विभाजित है। यह प्रक्रिया को आंकड़ों का वर्गीकरण कहते हैं। तो आंकड़ों का इकट्ठा करना यानी आंकड़ों के संगठन कैसे होते हैं, एकत्रित समंकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे कि विशाल समंकों से आवश्यकता अनुसार तुलना और विश्लेषण से सहायता मिल सके। हमारा थर्ड पॉइंट है आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंट करना उसको। प्रस्तुति से आशय आंकड़ों को इस प्रकार स्पष्ट और आकर्षक ढंग से पेश करना है कि वे आकर्षक लगे, आसानी से समझे जाएं और उनके विश्लेषण में भी सुगमता रहे। वैसे तो इस प्रस्तुति के अनेक विधियां हैं, परंतु ये तीन प्रमुख प्रसिद्ध हैं। पाठगत अपनी विवरणात्मक प्रस्तुति, तालिकाबद्ध प्रस्तुति और चित्रात्मक प्रस्तुति, ये हैं जो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में सहायक हैं। फोर्थ पॉइंट है आंकड़ों का विश्लेषण। संकलन, संगठन और प्रस्तुतिकरण के बाद आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इस तकनीक में आंकड़ों में निहित महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज्ञात होती हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण का एक प्रमुख अध्याय आंकड़ों के विशाल समुच्चय की सभी विशेषताओं को एक अकेले मान द्वारा स्पष्ट करना होता है, जो समंकों की
विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। आर्थिक विश्लेषण कुछ सांख्यिकीय उपकरणों जैसे एवं अन्य समस्याओं का केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक के बिना संभव नहीं है। पांचवा पॉइंट है आंकड़ों का निर्वचन। यह सांख्यिकीय अध्ययन का अंतिम चरण है। सांख्यिकीय तकनीकों के प्रयोग द्वारा विश्लेषण कर हमें जो जानकारी मिलती है उसी की व्याख्या के आधार पर हम नीतियों का निर्माण करते हैं। ये व्याख्या बहुत ध्यानपूर्वक होनी चाहिए। गलत व्याख्या गलत नीति का आधार बन जाती है। उससे समाज का हित होने के साथ स्थान पर अहित अधिक हो जाता है। आंकड़ों का निर्वचन कैसा होना चाहिए? ऐसे ही आंकड़े जुटाए जाने चाहिए जो सही हो, क्योंकि सही आंकड़ों द्वारा ही नीतियाँ अच्छी बनाई जा सकती है। अगर सही नीतियाँ नहीं बनाई गई तो इससे समाज के हित को नुकसान पहुंचता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सांख्यिकी की आवश्यकता। पहला पॉइंट है आर्थिक सिद्धांतों की रचना में। हमारे व्यवहारिक जीवन में जो कुछ हम देखते हैं, आर्थिक सिद्धांतों की रचना प्रथम उन्हीं के आधार पर होती है। फिर उन अवलोकनों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर उन सिद्धांतों की पुष्टि या फिर उनका खंडन किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि वस्तुओं की कीमत बहुत बढ़ती है तो मांग कम हो जाएगी, अगर कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाएगी। सेकंड पॉइंट है योजनाओं का निर्माण करने में। आर्थिक योजना बनाने में सांख्यिकी एक बहुत उपयोगी उपकरण है। सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर योजनाकार आर्थिक विकास की नीतियों की रचना करते हैं। अब वो किसके आधार पर करते हैं? सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं। तो सांख्यिकी की यही आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है सरकारी नीतियों के मूल्यांकन में केवल नीतियों को लागू करना पर्याप्त नहीं है, यह भी जानना आवश्यक होता है कि उनका क्रियान्वयन ठीक हो पाया या नहीं। सांख्यिकीय समंक हमारे सरकारी नीतियों के मूल्यांकन में सहायता करते हैं। अब सरकारी नीतियों के मूल्यांकन के लिए भी सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। जैसे कि सरकार के करों के ऊंचे करों के उच्च स्तर से कितना राजस्व प्राप्त हुआ, यानी कि सरकार ने जो राज्य में टैक्स लगाया था उससे सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ, यानी कि कितना पैसा प्राप्त हुआ राज्य से। फोर्थ पॉइंट है हमारा अर्थव्यवस्था की संरचना का निरूपण। हम जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों, रोजगार, बचत, विनियोग, कर, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, आयात, निर्यात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था की संरचना का अध्ययन करते हैं। इन विषयों के बारे में सांख्यिकीय सूचनाएं हमें अर्थव्यवस्था की संरचना और उसमें हो रहे परिवर्तनों को समझ पाने में सहायक होती है। यही पॉइंट है जो कि हमने कंप्लीट करा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सांख्यिकी का विषय क्षेत्र। प्राचीन काल में सांख्यिकी का प्रयोग सरकार द्वारा प्रशासकीय कार्यों के लिए किया जाता था। प्रशासकीय कार्यों का मतलब शासन चलाने के लिए किया जाता था सांख्यिकी का प्रयोग, किंतु आज प्राय सभी विज्ञान इस उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। शायद ही मुश्किल से कोई क्षेत्र होगा, चाहे प्राणी शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, समाजशास्त्र या मनोविज्ञान, सभी में सांख्यिकीय उपकरणों का प्रयोग होता है। सांख्यिकीय शब्द का दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक तो बहुवचन के रूप में और एक एकवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में यह परिणात्मक सूचनाओं या सांख्यिकीय आंकड़ों को दर्शाती है, अथवा सांख्यिकी आंकड़े किंतु एकवचन के रूप में यह परिणात्मक सूचनाओं या सांख्यिकीय आंकड़ों को दर्शाते हैं। तो ये था सांख्यिकी का विषय क्षेत्र जो कि प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था।